अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप बखैर व आफियत से होंगी। जैसे कि आप खूबी जानते हैं कि हमारा पहला लेक्चर जो है वो खतूत निगारी के हवाले से आया है, क्योंकि खतूत निगारी का आज दूसरा पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने देखा है कि खतूत निगारी जो है, पहले लेक्चर में हमने समझा है कि खतूत निगारी होती क्या है। उसमें हमने देखा है खतूत निगारी एनटी यानी नायब तहसीलदार के पोस्ट्स, जितने भी पोस्ट्स हैं उस एडवर्टीज़ के लिए नायब तहसीलदार के लिए खतूत निगारी जो है 10 नंबरात पर मुश्तमिल है। 10 नंबरात खतूत निगारी से आएंगे, यानी ख़त लिखना होगा और जिसका फॉर्मेट जिसको हम कहते हैं नफ्स मज़मून या अख्तिताम जो होता है, वो सारा कुछ ठीक होने के बावजूद आपको 10 नंबर आप 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना, यानी फॉर्मेट जो है, जो फॉर्मेट मैंने सिखाया है कि हमारा सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए फॉर्मेट पर और किस तरह से खत को लिखा जाता है। और मैंने इससे पहले भी कहा कि क्योंकि खत जो है ये इसका माना है लकीर, लकीर के। और मैंने उस वक्त भी कहा, पहले लेक्चर में कहा कि खत जो है ये दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं रस्मी खत, नंबर 1 पे रस्मी खत, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फॉर्मल लेटर। और नंबर 2 पे है गैर रस्मी खत, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर। और रस्मी खत, मैंने आपको कहा कि रस्मी खत जो है ये हम ऑफिशियल्स को लिखते हैं, जैसे कि इसमें हमारे ऑफिशियल्स आएंगे या प्रिंसिपल आएगा या कोई डिविजनल कमिश्नर या जितने भी जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, उन ऑफिशियल्स को हम जो ख़त लिखते हैं वो रस्मी ख़त होती है। और इसकी लैंग्वेज जो है, यानी इसकी ज़बान जो है, बिल्कुल उस तरह से अल्फाज का इस्तेमाल हमें करना है कि हमें ये लगना चाहिए कि ये हमसे बढ़कर है, यानी जिसको हम कहते हैं कि इसका हमें वो ताज़ीम है ना, तहज़ीब से बात करनी है। आप कहकर हम बात कर सकते हैं, आप कहकर हम लफ्ज़ लिख सकते हैं। जबकि हमें गैर रस्मी में हम देखते हैं कि ये रिश्तेदारों को हम लिखते हैं, अपने वालिदैन को लिखते हैं, दोस्त अहबाब को लिखते हैं, है ना, बहन भाइयों को लिखते हैं, और इसमें हम तुम कहकर बात करते हैं। लेकिन हमें ये मद्देनज़र रखना है कि इसकी उम्र क्या है। अगर हम उम्र होगा तो उसी एतबार से, उसी तरीके से हम उसके साथ बात कर सकते हैं, उसी एतबार से हम उसके साथ लिख सकते हैं, तुम, तुम्हारे, वगैरह वगैरह। बहरहाल, तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे क्विक रिवाइज, जिसको हम कहेंगे रिवाइज करेंगे, और उसके बावजूद इसका फॉर्मेट और एक दो खत में लिखूंगा और समझाऊंगा किस तरह से खत को लिखा जाता है और किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है और क्या मिस्टेक्स हम करते हैं, जिन मिस्टेक्स की वजह से या जो गलतियां हम करते हैं, जिन गलतियों की वजह से इम्तिहान में हमारे नंबरात जो है बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स इससे पहले भी डिस्कस किए हैं, जिसमें मैंने कहा था हमें याद रखना है कि खत का नमूना, उस वक्त भी मैंने समझाया था खत का नमूना, जिसमें मैंने आपको कहा था कि जब आप खत लिखोगे, जब भी आप शुरुआत करोगे, तो सबसे पहले पॉइंट ये था, याद रखिएगा कि पहली, दूसरी और चौथी लाइन, पहली, फिर से सुनिएगा, पहली, दूसरी और चौथी लाइन के आगाज में जो लफ्ज आता है, यानी उसकी जगह, आगाज में जो जगह होती है जहां पे एक लफ्ज आएगा, इस जगह को छोड़ना है। पहली, दूसरी
और चौथी लाइन के आगाज में जो जगह होती है उस जगह को हमें छोड़ना, एक लफ्ज की जगह। उसके बाद हमें लिखना है, मैंने उस वक्त भी कहा आपको कि खत का फॉर्मेट जो है, इस पहले वाले हिस्से को हम कहते पेशानी, यानी मुकामी रवानगी। अभी मुकामी रवानगी का मतलब है हम खत को कहाँ से लिख रहे हैं, हमें खत कहाँ भेजना है ना। जहाँ से हम खत लिख रहे हैं, जिस जगह से हम खत को तहरीर करते हैं, उस जगह का हमें नाम लिखना, ठीक है। लेकिन इम्तिहान में हम क्या करेंगे, इम्तिहान में लिखेंगे यहाँ पे इम्तिहानी मरकज, और यहीं से आपका एक मार्क्स बनता है, यहीं से आपका एक मार्क्स बनता है, बस ये लिखने से। लेकिन कभी भी हम जगह का नाम नहीं लिखेंगे। जब इम्तिहान में खत लिखना होगा तो हम जगह का नाम नहीं लिखेंगे, हम उस जगह का नाम लिखेंगे जहां से हम खत लिख रहे हैं, यानी इम्तिहानी मरकज से, न कि अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, न कि अपने गाँवों का नाम। जो कोई भी नाम होगा वो नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे इम्तिहानी मरकज। उसके बाद हमें लिखना है तारीख, डेट, यानी आज तारीख क्या है, जो डेट होगा, मसलन जैसे आज 8 है, 8 जुलाई 2025। अब ये जरूरी नहीं है आप इस तरह से डेट लिखोगे ना, आप डेट जो है इस तरह से भी लिख सकते हो, 8 जुलाई 2025, ठीक है। हाँ, तो यहीं से आपका और एक मार्क्स बनता है, हो गए 2 मार्क्स। आसान है, बस सिर्फ ध्यान देना है कि फॉर्मेट को हमें किस तरह से इन पॉइंट्स को लिखना है, किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, उन चीज़ों को हमें मद्देनजर रखना है। उसके बाद हम लिखते हैं, मैंने समझाया आपको, तो उसके बाद हम करते हैं कि हमें देखना है कि इसकी उम्र क्या है, क्या ये हम उम्र है, क्या ये मुझसे बड़ा है। अगर मुझसे बड़ा होगा, अगर वालिद साहब होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वालिद मोहतरम। हरूफ हिजाइया का इस्तेमाल करेंगे, हरूफ हिजाइया का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे, फिर मैंने कहा चौथी लाइन में हम जगह छोड़ेंगे, एक लफ्ज की जगह लिखेंगे यहाँ पे अस्सलामु अलैकुम, या आदाब, या आदाब। तो फिर शुरुआत करेंगे, और ये ध्यान देना है शुरुआत हम कहाँ से करें। अब यहाँ पे सवाल है कि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, ये वाला, इसका आधा करना है, बीचों बीच एक लाइन ड्रा करनी है। आप लाइन ड्रा नहीं करना है, एग्जाम में हमें लाइन नहीं देना है, बल्कि दिमाग में बिठाना है, बस खुद ही अपने अंदर ही सोचना है कि इसका आधा करना है, इसका नस्ब करना है हमें। तो यहाँ से हम शुरू करें, यहाँ से हम शुरू करेंगे। शुरू क्या करेंगे, यानी जो शुरू करेंगे यहाँ से, उसको हम कहते हैं अब नफ्स मजमून, उसको हम कहते हैं नफ्स मजमून। ये बॉडी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बॉडी, और इसको 5 मार्क्स मिलते हैं। ये हो गए 1 2, और हो गया ये 3, और हो गया ये 4, और लास्ट में इख्तिताम। इख्तिताम का मतलब है एंड। अब इख्तिताम लिखेंगे हम आपका फरमा बरदार बेटा, या आपका बेटा। तो इस वाले पोर्शन को आप 1 मार्क्स मिलता है, हो गए 5 + 5 10, यानी 10 मार्क्स आपको मिलते हैं। ये था फॉर्मेट, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, बस सिर्फ ध्यान देना है, प्रैक्टिस करनी है। खत को 1 2 बार 3 बार 4 बार लिखना है, 4 बार लिखने के बाद आप खुद इस खत को लिख सकते हैं।
वर्ड्स, अल्फाज खुद ब खुद आते हैं। जब हम खत लिखते हैं तो अल्फाज जो है, अल्फाज का ज़ख़ीरा हमारे पास होता है, वर्ड्स आपको खुद ब खुद आएंगे। लेकिन सिर्फ फॉर्मेट फॉर्मेट को प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से फॉर्मेट लिखा जाता है। एक दो दो तीन तीन चार प्रैक्टिस या 5 बार भी अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने के बाद ये आपका जो है, आप अच्छे से खत को लिख सकते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मेट देखिएगा। एक खत है, दोस्त को इम्तिहान की कामयाबी पर मुबारकबाद का खत लिखिए, मुबारकबादी का खत लिखिए। यानी अपने दोस्त को खत लिखना है जिसमें आपको अपने दोस्त को मुबारकबादी देनी है कि आपने इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की है और अच्छे नंबरात लेकर आपने इम्तिहान पास किया। तो अब खुद आपने समझा होगा, बखूबी आप इससे वाकिफ है, क्योंकि हमने समझा है कि ये वो खत है। फ़ौरन ये हमारा जहन जो है या हमारी तवज्जह जो है वो मरकूज हुई है किस बात पर, कि ये खत जो है ये गैर रस्मी, गैर रस्मी है। क्यों गैर रस्मी है? क्योंकि ये दोस्त पर है, क्योंकि ये दोस्त पर है। इसमें हम तुम कहकर बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम उम्र है, क्योंकि ये हम उम्र है, यानी साथी है हमारा, है ना। या तुम्हारे कहकर हम बात कर सकते हैं। और एक और बात याद रखना है कि इससे पहले भी जो हमने डिस्कस किया है, मैंने उस वक्त भी कहा कि जब खत की शुरुआत हम करें, है ना, सबसे पहले हम खैरियत पूछते हैं, है ना, और अपनी खैरियत यहाँ से अपने बारे में बताते हैं। एक तो उसकी खैरियत, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उम्मीद है कि आपका खत मिला है, उम्मीद है कि, है ना, अब मैं आपके खत का जवाब लिखता हूँ, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे, है ना। एक तो ठीक है ना, एक तो हम क्या करते हैं, अपनी खैरियत देते हैं, अपने बारे में बताते हैं। दूसरा, हम उसके बारे में नॉलेज हासिल करते हैं, उसके बारे में आगाही हासिल करते हैं कि क्या मेरा दोस्त ठीक है, और वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं पहली पैराग्राफ में। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ ये होता है जिसमें हम अपने, जो हमारा अपना असल मुद्दा और मकसद होता है, तो उस मकसद पर हम बात करते हैं। वो मकसद हम लिखते हैं, वो मुद्दा हम लिखते हैं जो हमें हकीकतन में लिखना होता है। और तीसरे पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, हम उसको हम कहते हैं इख्तितामिया, यानी वो पैराग्राफ जिसमें हम क्या करते हैं, दुआ देते हैं कि उम्मीद है कि आप अब आइंदा भी आप इसी तरह से मेहनत करते रहोगे और अच्छे नंबरात लेकर आप आइंदा जो भी नेक्स्ट क्लास आपके होंगे तो उनमें भी आप कामयाबी पाओगे या कामयाबी हासिल करोगे। ठीक है, हाँ, यहाँ तक हमने समझा है। जैसे दोस्त को इम्तिहान की कामयाबी पर मुबारकबादी का खत लिखे, फॉर्मेट उसी तरह से जिस तरह से मैंने सिखाया है। सबसे पहले पहली लाइन का एक लफ्ज की जगह को छोड़ना है ना, समझ आया। यानी यहाँ जो लफ्ज आएगा उसकी जगह को छोड़ना है। उसके बाद हम लिखेंगे इम्तिहानी मरकज, क्या लिखेंगे, इम्तिहानी मरकज। ठीक है, और हाँ, इसके नीचे फिर से क्या करेंगे, इम्तिहानी मरकज लिखने के बाद फौरन हम दूसरी लाइन पर आ जाएंगे, है ना। यानी जहां हमने इम्तिहानी मरकज लिखा उसके नीचे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, डेट लिखेंगे। और डेट के लिए भी हम क्या करेंगे, जो शुरुआत या आगाज के, है ना, आगाज की एक लाइन, आगाज की जगह, यानी जहां पे एक लफ्ज आएगा उस लफ्ज की जगह को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, है ना। वही हमने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है ना। छोड़ने के बाद हमने क्या किया, हमने डेट लिखा है, हमने तारीख लिखा है। और मैंने इससे पहले भी कहा, यहाँ यहाँ पे आपका 1 मार्क्स बनता है, यहाँ पे आपका 1 मार्क्स बनता है, और यहाँ पे आपका 1 मार्क्स बनता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे भी आपका 1 मार्क्स बनता है, और लास्ट में भी आपका 1 मार्क्स बनता है। तो जो ही हमने क्या किया है, ये लाइन यानी पहली दूसरी लाइन, लाइन का आगाज में जो लफ्ज आएगा उस लफ्ज की जगह को छोड़ना है ना। तो उसके बाद हमें लिखना है। फिर हम यहाँ करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। इसका आप नस्ब भी कर सकते हो, है ना, बीच वाले जगह यहाँ पे
नस्ब भी कर सकते हो, लिखोगे प्यारे दोस्त। हम किसको खत लिख रहे हैं? जिसको हम खत लिख रहे हैं उसका नाम। नाम नहीं लिखना है, मतलब अगर वो दोस्त है तो दोस्त लिखना है, अगर वालिद है मोहतरम वालिद साहब, है ना। जिस, ठीक है ना, जिस उम्र का होगा उसी हिसाब से हम लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे दोस्त है तो लिखा प्यारे दोस्त, और उसके बाद हरूफ हिजाइया का इस्तेमाल किया मैंने। फौरन हम आ जाएंगे चौथी लाइन पर, और मैंने कहा कि चौथी लाइन में हम क्या करते हैं, पहली, दूसरी और चौथी लाइन। चौथी लाइन के आगाज में भी हम जगह छोड़ देंगे एक लफ्ज की जगह को, और लिखा मैंने अस्सलामु अलैकुम, और फिर से हरूफ हिजाया का इस्तेमाल किया है। ये था फॉर्मेट। अब नफ्स मजमून पर, और इस वाले फॉर्मेट को याद रखेगा, बार बार कह रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा, है ना। इस वाले फॉर्मेट को हम कहते हैं, शुरुआत में जो हम फॉर्मेट लिखते हैं, इस वाले फॉर्मेट को हम पेशानी कहते हैं, है ना। ठीक है ना। पेशानी में हम क्या करते हैं, मुकामी रवानगी लिखते हैं, जहां से हम खत को रवाना कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं हम बॉडी, जिसको जिसको उर्दू में नफ्स मजमून कहा जाता है। इस वाले पोर्शन को नफ्स मजमून मजमून कहा जाता है। और यहाँ से शुरुआत करेंगे। मैंने इससे पहले भी कहा कि इसका आधा करेंगे, तो यहाँ से मैंने लिखा है आज तुम्हारा खत मिला। याद रखिएगा, पहले पैरा में मैंने कहा, क्या कहा कि हम पहले जवाब देंगे जो हमें मिला होगा, आज तुम्हारा खत मिला। ये पढ़कर बड़ी खुशी हुई कि तुमने 10वीं जमात में नुमाया कामयाबी हासिल की है, और हिसाब और साइंस में सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं। नाक से आवाज निकलती है। हुरूफ तहजी में मैंने सिखाया आपको। इसके अलावा मैं इस कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद पैरा खत्म। मैंने कहा फॉर्मेट में कि पहली लाइन आधी लिखेंगे, उसके बाद दूसरी लाइन यहाँ से जाएंगे, है ना। यानी यहाँ एक लफ्ज से आगे हम जाएंगे, या दो लफ्ज से आगे। अगर यहाँ से मैंने शुरुआत की तो तीसरी लाइन भी शुरुआत यहीं से करनी है, ना यहाँ जाना है, ना इधर जाना है, ना उधर जाना है ना। यानी बिल्कुल ये लगना चाहिए कि पैरेलल है ये दोनों। हाँ, तो उसके बाद जो तीसरी लाइन होगी, ये फर्स्ट लाइन है, दूसरी तीसरी, और चौथी लाइन हम क्या करेंगे, आधा लिखेंगे, उसके बाद पैरा का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे पैरा शुरू होता है दूसरे पैराग्राफ में। ये हकीकत है कि इंसान की मेहनत कभी रायगा नहीं हो जाती, या रायगा नहीं जाती। रायगा का मतलब है जाया। जब इंसान मेहनत करेगा तो उसकी मेहनत जो है वो रंग लाती है ना। कामयाबी जो है वो कदम चूमती है। कभी भी रायगा, कभी भी जाया मेहनत नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह तुमने अपने पढ़ने का टाइम टेबल बनाया था, मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा, यानी तुम अच्छे नंबरात से पास हो जाओगे। ये मुझे उम्मीद था, है ना। ये मुझे उम्मीद थी। क्यों? क्योंकि मैंने देखा था कि आपका टाइम टेबल जो है, जिस तरह से आपने अपना अपना टाइम टेबल सेट किया था, मुझे उसी वक्त अंदाजा हुआ था कि आप अच्छे नंबरात लाओगे इम्तिहान में। उसके बाद ये पैरा जब इसकी ओर आधी लाइन, तो ये पैरा खत्म हो जाएगा। तीसरा पैरा जब लिखेंगे तो उसमें हम, जाहिर सी बात है, मैंने इससे पहले भी कहा, उस पैरा में हम क्या करेंगे, तीसरे पैरा में हम यही लिखेंगे कि जैसे मुझे उम्मीद है कि आइंदा मैं तुमसे यही तवक्का रखता हूँ, या आइंदा में तुमसे, तीसरे पैरा में क्या लिखेंगे, आइंदा में तुमसे यही तवक्का रखता हूँ कि आप इससे मजीद, इससे ज़्यादा मेहनत करोगे, ताकि जो नेक्स्ट क्लास होंगे, जो और क्लास होंगे, है ना, उन क्लास में आप इससे अच्छे नंबरात लाओगे। आपका दोस्त, फिर पता, है ना, एली बे जीम। इम्तिहान में याद रखिएगा, आपका दोस्त, अपना नाम नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखेंगे, एलिफ बे जीम, एलिफ बे जीम, आपका दोस्त। और जो वो लास्ट वाला इख्तिताम में फॉर्मेट होगा, उसका भी एक मार्कस है। ये था फॉर्मेट। और इस तरह से हमने देखा है कि गैर रस्मी खत अगर हम एग्ज़ाम में आया, अगर इम्तिहान में इस तरीके का कोई ख़त आया, चाहे वो वालिदैन पर होगा, चाहे कोई किसी दोस्त पर होगा,
चाहे किसी रिश्तेदार पर होगा, जो भी आप फ़ौरन समझोगे कि गैर रस्मी ख़त है, और गैर रस्मी ख़त का फॉर्मेट इस तरह से आप लिखोगे, और बाज़ाब्ता तौर पर इस जो नफ्स मज़मून है वो भी इसी तरीके से लिखोगे। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप जो इनपुट दोगे यहाँ से, तो वहाँ से आउटपुट जो है वो बेहतर आएगा, अच्छा आएगा, और आपके नंबरात जो है वो अच्छे आएंगे। तो इससे पहले हमने समझा कि गैर रस्मी खतूत जो है, गैर रस्मी खतूत में हमने देखा है कि उसमें जो लैंग्वेज है यानी ज़बान का इस्तेमाल जब हम करते हैं, तो उसमें अब वो तुम्हारे कहकर हम बात करते हैं, तुम्हारे कहकर हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अ, इससे आप बखूबी वाकिफ़ है कि जो गैर रस्मी खतूत है वो हम अपने दोस्तों को लिखते हैं, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, उसमें वालिदैन होंगे, बहन भाई, दोस्त, अजीज़ व अकारिब वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम रस्मी खतूत खतूत की बात करते हैं, रस्मी खतूत में हम देखते हैं जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं फॉर्मल लेटर, और गैर रस्मी को हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। इसमें देखते हैं हम इसका जो फॉर्मेट है, यहाँ फॉर्मेट बोर्ड पर दिया हुआ है, मैंने लिखा है फॉर्मेट, क्योंकि उसका फॉर्मेट भी हमने देखा है गैर रस्मी का। गैर रस्मी में हम क्या करते हैं, हम जिसको हम पेशानी कहते हैं यानी मुकामी रवानगी, उसमें हम लिखते हैं इम्तहानी मरकज़, ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट के फौरन नीचे दूसरा पॉइंट लिखते हैं हम डेट यानी तारीख लिखते हैं हम, और उसका यानी एक लफ्ज़ की जगह को हम छोड़ते हैं, तो बाद में हम शुरू करते हैं, जिस तरह से यहाँ मैंने एक लफ्ज़ की जगह को छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ जब हम यहाँ फॉर्मेट जब हम देखते हैं यानी रस्मी खत का फॉर्मेट, तो ये हम ऑफिशल्स को लिखते हैं, जो ऑफिशल्स होते, जो अहदेदार होते, अ, उनको हम लिखते हैं। जैसे कोई प्रिंसिपल होता है, जैसे कोई डिविजनल कमिश्नर होता है, और जो भी ऑफिशल्स होते हैं उनको हम ये खत लिखते हैं। तो इसकी लैंग्वेज जो है मुख्तलिफ होती है, ज़बान जो है उसके बरक्स होती है। जो गैर रस्मी ख़त में ज़बान 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 हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ आप कहकर हम बात करते हैं, और बख़तमत, बख़तमत ये फॉर्मेट है, बख़तमत के फ़ौरन इसके नीचे हम क्या करते हैं, यहाँ हम एक लफ्ज़ की जगह को छोड़ते हैं, और पहले बख़तमत, यहाँ बख़तमत में भी हम क्या करते हैं, एक लफ्ज़ की जगह को छोड़ते हैं, फिर लिखते हैं बख़तमत। यहाँ भी दूसरे लाइन में हम एक लफ्ज़ की जगह को छोड़ देंगे, लिखेंगे मोहतरम। ये जो लेटर है, ये जो दरख्वास्त है, ये आया था जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था, इससे पहले पटवारी का एग्ज़ाम जो हुआ था, पटवारी एग्ज़ाम में ये खत आया था, जिसमें इलाके में बढ़ते हुए रश और ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए इक़दामात के बारे में दरख्वास्त लिखना था। वही दरख्वास्त मैंने यहाँ पे लिखा है, किस तरह से हमें इस दरख्वास्त को लिखना था वहाँ। तो फॉर्मेट ये है बाखिदमत, और उसके बाद मोहतरम एस एच ओ साहिब, और इसके फ़ौरन बाद तीसरी लाइन में यानी हमने देखा है कि पहली लाइन, दूसरी लाइन और चौथी लाइन में हम एक लफ्ज़ की जगह को छोड़ते हैं। पहली लाइन, दूसरी लाइन, है ना, यहाँ हम तीसरी लाइन में, ये तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन में भी हम एक लफ्ज़ की जगह को छोड़ते हैं। तो हमने क्या लिखा दूसरी लाइन में, मोहतरम SHO साहिब इम्तिहान, तीसरी लाइन में लिखा इम्तिहानी मरकज़। और जब हम चौथे लाइन की बात करते हैं, तो वो मौजू होता है, जिस तरह से इंग्लिश में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, और इंग्लिश में इसे सब्जेक्ट कहा जाता है। इसी तरह मौजू क्या है, मौजू ये है कि इलाके में बढ़ते हुए रश और ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए इक़दामात की दरख्वास्त। और वाव जो है यहाँ पे साइलेंट रहता है। इससे पहले भी हमने पढ़ा है, वाव जो है लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, वाव को सिर्फ लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, और वह यहाँ पे साइलेंट रहेगा, इसलिए यहाँ पढ़ा जाएगा दरखास्त, दरखास्त, ये। और उसके बाद मोहतरम जनाब, हुर्फ़ हिजाइया का इस्तेमाल किया मैंने, यानी ये हम मिडल में लिखते हैं, मिड में लिखते हैं,
यहाँ हम कुछ 3 या 4 लफ्ज़ों की जगह को छोड़ते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं मोहतरम जनाब। और उसके बाद जिसको हम कहते हैं बाड़ी यानी नफ्स मज़मून उसी तरह हमें लिखना है जिस तरह हमने समझा है कि गैर रस्मी ख़त में नफ्स मज़मून लिखा जाता है। अब फ़र्क ये है कि गैर रस्मी ख़त में हम लैंग्वेज ज़बान, इससे पहले भी मैंने कहा ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, तुम कहकर तुम्हारे कहकर लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि रस्मी ख़त में हम देखते हैं कि जो ज़बान है, जो लैंग्वेज है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं आप कहकर। तो यहाँ मैं छोड़ूंगा नफ्स मज़मून जो ही शुरू हो जाएगा, या नफ्स मज़मून जो ही हम शुरू करेंगे, या नफ्स मज़मून की शुरुआत जब होगी तो हम एक लफ्ज़ या 2 लफ्ज़ की जगह को छोड़ देंगे। वही किया यहाँ मैंने यहाँ पे जगह छोड़ दी है। मैं आपकी तवज्जो अपने इलाके का नाम है ना, लेकिन इम्तिहानी मरकज़ में हम ना इलाके का नाम नहीं लिखेंगे। मैं दिन ब दिन बढ़ते हुए ट्रैफिक कामा हजूम और बेतरतीबी की तरफ दिलाना चाहता हूँ। सड़कों पर शदीद रश की वजह से न सिर्फ आमदोरफ्त में दुश्वारी हो रही है, बल्कि रोज़ाना मामूलाती ज़िंदगी भी मुतासिर हो रही है। फर्स्ट पैरा ये कंप्लीट होता है, उसके बाद सेकंड पर जब हम आ जाते हैं, दूसरे पैरा पर जब हम जाएंगे तो वो हम मिड में शुरू करेंगे, यानी शुरुआत में 4-5 लफ्ज़ों की जगह को छोड़ देंगे। वही लिखा है यहाँ पे, ख़ास तौर पर स्कूल के औकात और शाम के वक्त सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम रहता है। गैर कानूनी पार्किंग कामा ठेले और सड़क किनारे दुकानों की वजह से पैदल चलने वालों को भी शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हो गया ये। और एक बात, यानी तीसरा पैरा जब हम शुरू करेंगे, तीसरा पैरा में हम लिखेंगे कि आपसे मुद्दवाना गुजारिश की जाती है कि जो ये ट्रैफिक एहलकार हैं, अगर आप ट्रैफिक एहलकारों को तैनात करेंगे तो ये जो शदीद मुश्किलात में या शदीद मुश्किलात का सामना हमें मसाइल का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा, उन मुश्किलात का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा जिन मुश्किलात का सामना वो कर रहे हैं। यह आपसे मोदबाना गुजारिश है। तो ये 2-3 लाइन्स बन जाएंगे। इसके बाद इख्तिताम में हम क्या करेंगे, इख्तिताम में लिखेंगे आपका शुक्रिया, नाम अली बेजीम, क्योंकि एग्ज़ाम में इम्तिहान में हम नाम नहीं लिख सकते तो अली बे नाम की जगह हम अली बे जीम लिखेंगे। इसके अलावा भी अली बे जीम के बाद फ़ौरन तीसरी लाइन में हम क्या लिखेंगे, तारीख़ लिखेंगे, डेट लिखेंगे। और याद रखेगा कि फ़र्क ये है कि रस्मी ख़त में, गैर रस्मी ख़त में हम क्या करते हैं, हम डेट पहले लिखते हैं। मुकामी रवानगी या पेशानी जो होती है वहाँ हम क्या करते हैं, इम्तिहानी मरकज़ के फ़ौरन बाद हम डेट लिखते हैं। लेकिन यहाँ जो है रस्मी ख़त में हम डेट, तारीख़ जो है वो आखिर पर लिखते हैं। ये खतूत निगारी, इसी के साथ खतूत निगारी जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुई है। अगर आपको कोई शक व शुबा है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सवाल करिए, ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चलेगा कहाँ पे आपको डाउट है, तो हम ज़रूर जवाब देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।